और खबरें तफसील से लोकसभा में जम्मू कश्मीर यूटी के लिए पेश करदा बजट पास किया गया है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान हसनैन मसूदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का बजट जबरदस्ती पास किया गया और किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुक्मरान जमात ने जानबूझकर इस तरह का इकदाम किया है। हुकूमत का कहना है कि अगले साल के दौरान जम्मू कश्मीर का बजट 1,18,500 करोड़ रुपए का होगा, जो एक बार फिर 1 लाख करोड़ रुपए से तजावुज करेगा, जो कि जम्मू कश्मीर को तरक्की का रोल मॉडल बनाने के अज़्म का वाज़ेह इशारा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 77,000 करोड़ से ज़्यादा होगा, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का तखमीना 41,491 करोड़ रुपए लगाया गया है। ये है कि एक बजट में ये तवक्को होती है कि आप इस पर बजट पर आप बहस करेंगे, हर एक अपना अपना पक्ष रखेगा, अपना अपना जो मौक़िफ़ है वो रखेगा, लेकिन उसका कोई मौका ही नहीं दिया गया। क्योंकि जो ट्रेजरी बेंचेस है पहले उन्होंने ये इंश्योर किया है कि हवस ना चले, क्योंकि कोई डिमांड करके। अब ये देखिए कि जिस पर बहस होनी चाहिए थी और हर एक पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए था कि वो इस पर बात करे, कोई मौका नहीं दिया गया। और ख़ासकर जो हम जम्मू कश्मीर से तो हम कोई मौका नहीं दिया गया, जबकि हमने जो जिस माहौल में हाउस इन ऑर्डर नहीं था उस माहौल में कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हो सकती थी। अब ये अलग बात है, आप ज़बरदस्ती से ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ करें आगे चलें, वो अलग बात है। लेकिन बात यह है कि जैसे इस हाउस की मर्यादा है, जैसे इस हाउस की जो परंपरा है, उस तरीके से जैसे हाउस चलना चाहिए, एक पार्लियामेंट चलनी चाहिए, एक राष्ट्रीय पंचायत है चलनी चाहिए, नहीं चलने दी गई। और उस चलने में ज़ोर ज़बरदस्ती से सेकंड्स में एक बजट पास किया गया, एक स्टेट के जिसको डाउनग्रेड किया गया है आर्बिट्ररली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक यूटी बनाया गया है। अब देखिए कई एक पहलू है बजट के जिन पर हर एक पहलू पर बात होनी चाहिए थी। ये एक स्टेट का मामला था, 1,50,00,000 लोगों की जो कामना जो तमन्नाएं हैं, जो उनकी डिमांड्स है, उन सबको ध्यान पर रखकर इस पर बजट पास होनी चाहिए थी, लेकिन बात हुई नहीं, बजट दी ही नहीं, करने का कोई मौका दिया गया ना। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू में साबिक फौजियों की रैली में शिरकत की। उन्होंने कहा कि LAC पर चीन के साथ हालात मुस्तहकम है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर जारी है, फौज हर हालात से निपटने के लिए तैयार है, सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अहम इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने साबिक फौजियों को तहनीत पेश की गई। साबिक फौजियों को हुकूमत की फलाही स्कीमों और दीगर फवायद की जानकारी दी गई। साबिक फौजियों की शिकायत को दूर करने के लिए स्टॉल कायम किए गए। उन्होंने अग्निवीर को अच्छी स्कीम करार दिया। AWHO स्कीम को मुनासिब सर्वे के बाद जम्मू कश्मीर में मुतारफ कराने की यकीन दहानी कराई गई। नदन आर्मी कमांडर की हैसियत से ताजा हालातों के बारे में बताना चाहूंगा। जहां तक LAC पर सवाल है, चाइना के साथ हमारा स्टेटस को मेंटेन्ड है, विभिन्न स्तर पर तथा अलग अलग समय पर बातचीत जारी है और हमारी सारी फॉर्मेशंस हाई लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस पर है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर जारी है और जो इन्फिल्ट्रेशन के कुछ प्रयास हुए हैं जिनको हमारी यूनिटों ने सफलतापूर्वक निष्फल कर दिया है। हिंटरलैंड में स्थिति काफी हद तक काबू में है। हमारे CICT ग्रिड पूरी तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रही है और कोशिश जारी है कि हम इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से रोक सकें। हमारी रेजिमेंट का गठन जैसे आपको विदित है 1820 में जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह की अगुवाई में हुआ था। हमारे रेजिमेंट के इतिहास में, स्वर्णिम इतिहास में अगर आप देखें तो जनरल जोरावर सिंह की अगुवाई में तिब्बत, गिलगिट, यासेन, दरेल, हुंजा, नगर, चिलस, चित्रल जैसे इलाकों को फतेह करके अपना परचम लहराया था। 1820 से लेकर अभी तक के हर युद्ध में हमारी रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है और अपना शौर्य और बलिदान की अद्भुत मिसाल दी। हुसैनीवाला ऑपरेशन में फोर्ट जैकरेट के साहसिक कार्य के और इतिहास में हमारी बहादुरी को देखते हुए हमारी रेजिमेंट को भारतीय सेना का अभिन्न अंग बनाया गया और 1963 में हमारी रेजिमेंट को पुनः जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट का नाम दिया गया। हमारी रेजिमेंट ने हर क्षेत्र में देश सेवा की अनेक मिसाइलें कामें की हैं, जिसकी वजह से हमारे रेजिमेंट को 2 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण, 5 महावीर चक्र, 11 कीर्ति चक्र मिलाकर
अनगिनत सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इस रैली के माध्यम से हम उन पूर्व सैनिकों का सम्मान करना चाहेंगे जिनके कारण आज हम स्वतंत्र और स्वच्छंद हैं। इस देशों के वीर को हम पर वह कर्ज है जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन राष्ट्र हमेशा उनके प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करता रहेगा। मैंने दिनांक 1 फरवरी 2022 को आर्मी कमांडर नदन कमांड और जम्मू कश्मीर राइफल तथा लद्दाख स्काउट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आप सभी से दूर दराज के इलाकों में जाकर मुखातिब हो। आज इस रैली का उद्देश्य है कि जम्मू के नजदीकी जिले तथा आसपास के इलाकों में रहने वाले जम्मू कश्मीर राइफल्स के भूतपूर्व सैनिकों, आपके निकटतम परिजनों, वीर नारियों तक पहुंचना और आपसी अपनत्व को बढ़ावा देना, पेंशन से संबंधित उनकी समस्याएं, विसंगतियों का निवारण तथा चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सीय सेवाओं प्रदान करना, भारतीय सेना तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नवीनतम जानकारी का प्रसार करना है। सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी रेजिमेंट हर क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन कर रही है और देश की सर्वोत्तम रेजिमेंटों में हमारी रेजिमेंट का नाम शामिल है। पिछले 1 साल में मैंने रेजिमेंट की तकरीबन सभी यूनिटों का दौरा किया है और सभी यूनिटों का उच्च स्तर देखते हुए मुझे बहुत खुशी और संतुष्टि प्राप्त हुई है। रेजिमेंट ने प्रोफेशनल ट्रेनिंग या स्पोर्ट्स या अन्य गतिविधियों में अपना परचम लहरा कर रखा है, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो जहां पर 2 जैकरेफ है, पाकिस्तान से लगती लाइन ऑफ कंट्रोल है जहां पे हमारी काफी यूनिटें हैं, चीन के साथ लगी हुई हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जिसमें हमारी कई यूनिटों को यूनिट साइटेशन भी प्राप्त हुआ है, या सीआईसीटी में हमारी आरआर यूनिट्स हैं जिनको भी यूनिट साइटेशन प्राप्त हुआ है। हर जगह हमारे रेजिमेंट की यूनिट्स अपना शानदार प्रदर्शन दिखा रही है। जहां तक अग्निवीर का सवाल है, ट्रेनिंग के बारे में आपको सेंटर कमांडेंट साहब ने बता ही दिया है। इन अग्निवीरों में कुछ से ऐसे अग्निवीर होंगे जो 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा करके समाज में वापस आएंगे, आपके बीच में आएंगे और मुझे विश्वास है कि रेजिमेंट के साथ 4 साल जुड़े रहने के बाद ये अग्निवीर भी एक अटूट बंधन में रेजिमेंट के साथ जुड़ जाएंगे, जिसके लिए आपका योगदान बहुत जरूरी है कि आप उनको कैसे इसी सोसाइटी में वापस शामिल करते हैं। अग्निवीर में अब नई पॉलिसी के तहत लिखित परीक्षा पहले होगी जैसे आपको बताया गया है, और लिखित परीक्षा में जो पास होंगे वो फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। इसीलिए मेरे सारे एक्स सर्विसमैन से ये एक गुजारिश है कि अपने बच्चों को भी पढ़ाएं लिखाएं, उसको पहले रिटन एग्जामिनेशन के लिए तैयार करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे रेजिमेंट के ज्यादा से ज्यादा जवान तथा भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से हैं। इसलिए हमने ये योजना बनाई है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्स सर्विसमैन रैली का आयोजन इन इलाकों में करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्स सर्विसमैन तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का निवारण कर सकें। मरकजी वजारत दाखिला ने महकमे से मुतल्लिका पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराए उमूर दाखिला को जानकारी दी कि रवा माली साल के अख्ताम तक जम्मू कश्मीर यूटी में तकरीबन 70,000 प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का इम्कान है। ये भी जानकारी दी गई कि डीडीसीज, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स और तमाम अर्बन लोकल बॉडीज के लिए काफ़ी फंड्स रखे गए हैं। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराए उमूर दाखिला की लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा माली साल के दौरान तनख्वाह, पेंशन, 7वीं CPC, अलाउंसेस, LTC और दीगर महसूलात के जुज़वी खसारे को पूरा करने के लिए 33,923 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक तमाम यूटी सतह की स्कीमों के तहत 33,000 मनसूबे शुरू किए गए और 9,100 दिसंबर 2022 तक मुकम्मल किए गए और बाकी मानदा रवा माली साल के अख्ताम तक मुकम्मल होने का इम्कान है। लद्दाख का हेनले गांव मुल्क का पहला और वाहिद डार्क स्काई रिजर्व नाइट स्काई सेंचुरी बन गया है। 1 दिसंबर 2022 को जारी करदा गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटी लद्दाख इंतजामिया के महकमे जंगलात और माहौलियात के जरिए हेनले को हेनले डार्क स्काई रिजर्व नाइट स्काई सेंचुरी करार दिया गया है। मरकजी वजीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में लद्दाख यूटी बेमिसाल तरक्की का मुशाहिदा कर रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि लद्दाख में हिंदुस्तान का पहला नाइट स्काई सेंचुरी यूटी में एस्ट्रो टूरिज्म को फरोग देगा और आमदनी के साथ साथ माश के मौके भी पैदा करेगा। वज़ीर के हिल काउंसिल लेख के चेयरमैन की क़यादत में एक वफ्द ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी मुलाकात की।
वादी कश्मीर में हालात में मुसलसल आ रही बेहतरी का फायदा अब लोगों को मिलने लगा है। जहां बड़े पैमाने पर सरमायाकारी शुरू हो गई है, वहीं हुकूमत ने भी नए नए प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। सयाहती शोबे को भी मजीद फरोग देने के लिए कई सतहों पर काम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में श्रीनगर में एक तफरीह पार्क की तामीर का मंसूबा है। श्रीनगर में डिज्नीलैंड की तर्ज पर एक पार्क बनाने का मंसूबा है। इस थीम पार्क के लिए आलमी मयार की फर्म से मशावरत की जाएगी। न्यूज़ 18 को हाथ लगे दस्तावेजात के मुताबिक सयाहत के शोबे में तरक्की को महमीज देना और दुनिया भर से सयाहों को राग़िब करना इसका मकसद है। तवक्को है कि इस साइट श्रीनगर के टैटू ग्राउंड 101 एकड़ पर मुश्तमिल प्राइम लोकेशन पर होगी। ये बात जम्मू कश्मीर के पहले FDI प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने के चंद दिन बाद रोशनी में आई है। MR के जरिए मॉल ऑफ श्रीनगर तामीर हो रहा है। श्रीनगर को पिछले साल अपना पहला मल्टीप्लेक्स भी मिला था। न्यूज़ 18 से कबल डल झील में ग्रैंड फेरिस व्हील के मंसूबों के बारे में भी इतला दी थी। न्यूज़ अपडेट में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। खुशुक बकोला रिनपोचे एयरपोर्ट पर पार्किंग की जगह कूड़ेदान में तब्दील हो चुकी है। लद्दाख एशिया के नुमाया सयाहती मकाम में से एक है। यहाँ गैर मुल्की और मुल्की दोनों तरह के सयाह आते हैं। मकामी टैक्सी बुकिंग इंचार्ज ने न्यूज़ 18 लद्दाख से बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक किसी को कभी भी पार्किंग की जगह को साफ करते हुए नहीं देखा। जब न्यूज़ 18 की टीम ने पार्किंग इंचार्ज अजय तिवारी से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 दिन पहले ही पार्किंग की जगह का चार्ज संभाला है और कहा कि अब से इसे साफ सुथरा रखने को यकीनी बनाएंगे। Tini ta yu ta mangpo ina zugi mangpe zeten ba tini ang man ta khasukpa macho jale ta ngai ethoti ang mangpo zespin tini ethoti paning nyara awa kimra sana dipa akani awa yuwa mani is ina ta parking korba mane sap chwa yu amiruk tini khone zeduk parking pe chwa nok mol duk yale tini parking pa zespin parking pe ang chang teba dhyan jik ta amiruk tini nyara zik sinongi gyaponi ni pala nyara zik na mani ini mane पूरा इना के पार्किंग पूरा संगमा गांग ते तेना ले पण जेते जेते माने हामा गोयाले तेने निजा उनके उत्पादन ने तेना सिक्सम जर्से सुम तेने निजे थुरु चिपता था yang ग्याले से चुआनानी दान देने निरा इका ताई जक्तम रेगुलर जिक्सन पाइका जडु तंकनी मन माथो इका माने ngayo मन माथो याले आ को एथोटी छोकने योंग दुपानिंग इना इने इका ने ते दक्सा बोर तंकन बेगाने आउल दो माने योंग दो ने माने ते दुन मुनि योनांग दुसी खेमुगले जेनानी कोना ngayo इसुपला माने मेज जदु कोने नमोने लदक बस कोरिया मंग ख्यांगा ताई नमटु गिदे क्यों ते नमटु चप बाप ते नहीं चो गंदा थोना तनी गता लदक पोयांग मा सपेक दुगजर संचे सियो मनो कोक्स माने ओ तिना पियांग माने मंगपो जुसपिन बाया ता को चांग यान कांजिंग मायो इकाने चप यों आना पो खटांग इने का खलेप्तन पले गुमा गुमा थोंचे बो ग्यागार पास को चिक सुजि क्योनांग इका चप क्यो तेनांग संगमंग आला यु थोंग दुक बाया लिंगा ती जाई इका लेपासांग ना इस तोकबो संग मचा। महकमे सेहत लेह की जानिब से लेह के मुख्तलिफ इलाकों में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल लेह में भी ये दिन मनाया गया। तलबा को डेंटल सर्जन SNM अस्पताल लेह डॉक्टर फयाज अहमद की तरफ से ओरल हेल्थ की अहमियत और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव और इलाज के बारे में आगाही दी गई। डॉक्टर फयाज अहमद ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। डॉक्टर फयाज अहमद डेंटल सर्जन SNM हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। एक चीज़ बहुत अच्छा मुद्दा इसका ये है कि पब्लिक में एक जागृति रहना, अवेयरनेस कैंप देना, स्क्रीनिंग करवाना, पब्लिक को अवेयर करना कि ओरो डेंटल ओरल में कितना हाइजीनिक हमें रखना है, कैसे हमें प्रिवेंशन करना है, प्रिकॉशंस बताना, कुछ ऐसे स्टेप्स बताना जिस हिसाब से हम उसको अपने ओरल हाइजीनिक को कैसे मेंटेन करते हैं। तो हमारे पास आज के डेट में भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी आए हुए हैं, फैसिलिटीज़ अच्छे हैं। तो पब्लिक को अगर फ़ायदा ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ से फ़ायदा ले सकते हैं। ये ना कि डेंटल का जो प्रोसीजर्स होता है बहुत कॉस्टली होता है। इस पेरीफेरीज और प्राइमरी में कहीं भी अगर हम क्लिनिक्स में जाते हैं, प्राइवेट्स में भी वहाँ बहुत महंगे होते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है, जितना फ़ायदा ले सकते हैं वो आप आके ले सकते हो। आने के बावजूद भी हमारे पास ये ना रहे कि मुझे दांत में दर्द है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ये करे से वो ले लें कि 6 मंथली डेंटल विजिट रखे, एज अबव द एज ऑफ 12-13 ईयर्स। उसके नीचे जो भी बच्चे हैं, अगर पेरेंट्स उनको अगर साल में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा अगर दिखा सकते हैं तो हम लद्दाख भी डेंटल प्रॉब्लम से बहुत जल्दी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ एंसेंट मोनूमेंट्स सोसाइटी तिया ने चोखिंग विहार लेह में मंत्र तारा की तकरीब का अहतमाम किया। 3 दिन मंत्र की रजिस्ट्रेशन इनके मुमताज़
खात्मिक रिनपोचे की रहनुमाई में मुनक्किद किया गया। सोसाइटी के सदर जगमीत ने कहा कि सोसाइटी के क़याम के बाद पहली बार इस तरह की दुआ का इनकाद किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सोसाइटी की तश्कील गुज़श्ता साल हुई थी और इसका मकसद उनके गाँव में मौजूद 100 से ज़्यादा कदीम यादगारों की तज़यीन व आराइश और बहाली है। Tene president jigmet in tene ngaya ika kena ene ten hingpa changma kena jiksob da chazpia ngaya dika jolma jik sakrup zarin tene kyabje khamtak rimbo che ujuk sinano tene da ngaja jakma sumin yale dang diring thore sangka thore tene dolme chang salba jan dolme gona tene mimang ma mango jishkeru duk tene daru ngaja mimang bo jishke chas rewa in thore kasa julle tene ni ngata tenin sokpe yu gumarang tadik 이 ngaja tening sokba khena ngaja sokspa khorang bu chuk se ngaja dang logic ma chanya le teni ngaja te khena iga khena leat khena ngaja gomarang ngaja quick josin te gomarang ngaja iga rolma soksha na ya khozuk singa ngaja gomarang josin kasale सारे सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बल्कि समाज के पवित्र त्योहार के रूप में देखता हूं। अगर तथ्यों पर आधारित इतिहास का आप अध्ययन करेंगे या उधर दृष्टि ले जाएंगे तो ये बात कही जा सकती है कि 3 लाख वर्ष पूर्व का जो संसार था वर्तमान का विश्व भी आज अगर सरवाइव कर रहा है, तरक्की के रास्ते तय कर सका है, तो उसमें प्रकृति एवं मनुष्य का मिला जुला सहयोग है और उसका एक संतुलित परिवार है। और संतुलित परिवार ही खुशहाल परिवार होता है। हमारे देश में प्राचीन काल में अगर आप देखें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस प्रकार बच्चों एवं माता पिता के संबंध थे, उसी प्रकार परिवार के सदस्यों एवं जंगलों का भी संबंध है। जब बच्चा पैदा होता था तो एक समय था जब उसके संस्कार जंगल में ही होते थे। थोड़ा बड़ा होता था, पढ़ाई के लिए भी उसे जंगल ही भेजा जाता था। इस तरह पूरे जीवन चक्र में कहीं न कहीं प्रकृति से उसका गहरा नाता बना रहता था। आज की तारीख में लेटेस्ट और सबसे बड़े आविष्कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल चैट जीपीटी से अगर आप पूछेंगे कि सृष्टि कैसे बनी तो जानते हैं जवाब क्या मिलता है कि सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों से हुआ। हजारों लाखों वर्ष पूर्व उपनिषद हमारे यही बात कहते हैं कि समूची सृष्टि 5 तत्वों का ही निर्माण है, संतुलन है। अगर उपनिषद की बात मैं करूं, तैतरीय उपनिषद की, तो उसमें स्पष्ट तौर पर यह बात कही गई है कि आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी बनी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न और अन्न से इंसान। ये जो क्रम रहा है, मैं समझता हूं कि वैदिक काल से या उसके पूर्व से भी रहा है। जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं, उसका पहला मंत्र जिन लोगों को ध्यान में होगा, उस मंत्र में भी पंचतत्व एवं सृष्टि की चर्चा है। और इस पवित्र ग्रंथ के औषधि सूत्र में लिखा है कि पेड़ पौधे, जंगल दरअसल इंसान के लिए रक्षा कवच के समान है और हमें जीवन पर्यंत इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फॉरेस्ट के ऊपर होने वाले जो शोध हैं, अध्ययन है, उसमें एक अनुमान लगाया गया कि सन 1600 के बाद कहीं न कहीं प्रकृति के साथ हमारा संतुलन बिगड़ा और उसका व्यापक असर इंसान और जंगल के संबंधों पर पड़ा है। दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन में 2.5 बिलियन आबादी ऐसी है जो किसी न किसी रूप में जंगलों पर ही निर्भर है और पूरा वैश्विक समाज आज इस लक्ष्य के साथ काम कर रहा है कि समाज कैसे सुरक्षित रहे। और इसीलिए मैं समझता हूं कि साल का जो थीम अभी मेरे पूर्व बताया गया, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, वन और स्वास्थ्य,
रखा गया है ताकि नई पीढ़ी को भी स्मरण कराया जा सके कि हमारा स्वास्थ्य जंगलों की वजह से ही सुरक्षित हो सकता है और उन्हीं की वजह से हमें शुद्ध पानी, भोजन, हवा और जीवन रक्षक दवाएं मिल सकती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि अभी इस कार्यक्रम के पहले धीरज गुप्ता जी, डॉक्टर गेरा और इन लोगों की टीम ने इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के सस्टेनेबल उपयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। मैं इसे जंगलों पर निर्भर आबादी के जीवन में आर्थिक रूप से होने वाले परिवर्तन से बढ़कर सामाजिक संबंधों के प्राचीन स्वरूप को पुनर्जीवित करने का अभियान मानता हूं। यह सच है कि आज तक प्रकृति ने जो भी पैदा किया उसमें एक भी ऐसा तत्व नहीं है जिसे हम बेकार कह सकते हैं, कचरा कह सकते हैं। प्रकृति कुछ भी फालतू निर्मित नहीं करती। इंसान जो निर्मित करता है उसमें बहुत सारा वेस्ट या कचरा निकलता है और उसके डिस्पोजल के लिए तमाम जतन करने पड़ रहे हैं। लेकिन प्रकृति के द्वारा उत्पादित हर तत्व, चाहे उसे हम कचरा ही क्यों न समझें, उसे हम संशोधित करते हैं और वो हमारा पोषण करता है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि यह फर्क इस बात को दर्शाता है कि इंसान और जंगल एक दूसरे के पूरक हैं और अब उचित समय आ गया है कि हम अपने उन पुराने संबंधों को फिर से ताजा करें। मुझे लगता है कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर जो चर्चा हुई है और इस योजना को लागू करने के लिए जो नीति निर्देशक तत्व गाइडलाइन बनी है उसे धरातल पर उतारते हुए इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना होगा कि जंगलों पर निर्भर आबादी को